हाय दोस्तों, परीक्षा कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं निखिल जाखड़ आपके लिए लेकर आया हूँ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2017 और 2016 में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हैं, हम इस वीडियो सीरीज़ में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर पेपर में कम से कम 35 से 40 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है, ये क्वेश्चनों से आपको ये मिलेगा। हम पूरे 35 से 40 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। तो इस तरीके से हमारे पास कम से कम 107 पेपर हैं, तो हमें कम से कम 107 वीडियो मिलेंगे और इसमें आपको पूरी तरीके से, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और आप नहीं चाहते कि आप डिटेलिंग में जाएं और जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को कवर करें, तो आप इस वीडियो से पूरे क्वेश्चन एक ही बार में रिविजन भी कर सकते हैं, प्लस अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। जब भी आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा, आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पुश करिएगा और अपने उससे आप सोल्व करिएगा। उसके बाद आगे मैं सोल्व करके बताऊंगा कि आंसर क्या आ रहा है। तो इससे आपको एक तरीके से टेस्ट भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस मैथ्स के उन टॉपिकों को आपको पढ़ना है। कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, CGL या CHSL के लेवल पर नहीं जाना है, ओनली वो कांस्टेबल के लेवल पर ही रहना है। अब आप कांस्टेबल के एग्जाम के क्वेश्चन आप देखिए और बताइए कि इसका लेवल कैसा है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? दो पासे हैं, उन्हें एक साथ फेंके गए तो 10 से अधिक नंबर आने की संभावनाओं के बारे में आपको बताना है। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? प्रायिकता की बात कर रहा है। प्रायिकता का फॉर्मूला इसके लिए आपको पता होना चाहिए। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। अभी अनुकूल संभावनाएं और कुल संभावनाएं क्या? अनुकूल संभावना ये कि दो पासों को फेंकने पर उनका सम कितना आना चाहिए? 10 से अधिक आना चाहिए। कुल संभावनाएं, टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती है। तो हम पहले देखते हैं टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती है एक पासे को फेंकने पर। क्या बन सकती है कि एक पासे पर एक आए, दूसरे पर दो आए, फिर एक पर एक आए, इस पे तीन आए। एक ये संभावना भी रह गई हमारी, एक पासे पर दोनों पर एक एक आए, एक पर एक आए, दूसरे पर चार आए, एक पर एक आए, दूसरे पर पांच आए, एक पर एक आए और दूसरे पर छह आए। इस तरीके से ये छह संभावनाएं बनी। अब इसी तरीके से और संभावना बन सकती है कि पहले पर दो आए, दूसरे पर एक आए, दूसरे पे दो आए और दोनों पे दो आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती है? 6 × 6, क्योंकि कितने फेस हैं? 6 फेस हैं, तो इसका आंसर होता है 36। तो हमें यहां से पता चल गया कि कुल संभावना होगी 36। अब हमें अनुकूल संभावनाएं देखना है। अनुकूल संभावनाएं क्या है भाई? कि पासे पर हम उनका सम कितना आना चाहिए? 10 से अधिक आना चाहिए। तो 10 से अधिक आने के लिए अनुकूल संभावनाएं क्या है कि भाई एक पासे पर 5 आए और दूसरे पे 6 आए। अब ये इंटरचेंज हो सकता है कि इस पासे पर 6 नंबर आए और दूसरे पर 5 आए और दोनों पे 6 आए। इनका सम 11, 11 और 12। आप देख रहे हो 10 से अधिक है, तो कुल संभावनाएं कितनी हुई? जो अनुकूल संभावनाएं वो 3 हुई और कुल संभावनाएं 36 हुई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/12। ये आपका आंसर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन आ गया है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है। आपको x की वैल्यू बतानी है। √25 - x² इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? x - 1। अब इस क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्राई मेथड से यूज करेंगे। आपके पास आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे 3, -5, 4 और 2। तो हम x की जगह इन्हें रख के देखेंगे, क्योंकि यही सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है इसकी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हम देख पा रहे हैं, एक थोड़ा सा आपको अपना दिमाग खुला रखना होगा। हम यदि 3 रखते हैं तो RHS और LHS इक्वल नहीं आ रहे हैं। 5 रखने पर तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जा रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड 0 नहीं हो रहा है। हम 4 रखकर देखते हैं, तो हमने 4 रखा तो 25 - x² मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 - 1, तो ये हो गया √9। और ये देखो 4 में से गई 3, तो इस तरफ भी 3, इस तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ये हिट एंड रन ट्राई मेथड होती है, जिसमें हमें क्या करना होता है? आपको ऑप्शन रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, मैं रोक नहीं रहा हूं बीच में कहीं पर भी।
क्योंकि हमें 40 क्वेश्चन करने हैं तो कम से कम 1 घंटे से भी ऊपर का वीडियो बन जाएगा, तो इसे हम जितना जल्दी कवर कर सकें हमें कवर करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्तियों की कुछ व्यक्तियों की समान संख्या वाले दो समूहों की औसत आयु 50 तथा 60 वर्ष है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है, समान संख्या वाले दो समूह। अब यदि संख्याएं समान है समूह की, तो मैं एक समूह को G1 बोल दूं, दूसरे समूह को G2 बोल दूं, ठीक है। इनकी औसत आयु कितनी है 50 और इनकी औसत आयु कितनी है 60। अब इनको यदि मिला दिया जाए तो इसकी औसत आयु पूछ रही है। कितने समूह मिला रहे हैं हम, दो समूह मिला रहे हैं। इनके समूहों का आयु का योग कितना हो रहा है 50 + 60 और कितने ग्रुप है 2 ग्रुप है। ये औसत यही होता है 110/2, तो टोटल औसत कितना निकल जाएगा 55। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कितने इजी क्वेश्चन है। बस आपको समझना होगा, शब्दों के खेलों को आपको समझना होगा और आपको सारे टॉपिक कवर करने होंगे, क्योंकि हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि मदन की वर्तमान आयु 19 वर्ष घटाया गए, यदि मदन की वर्तमान आयु से 19 वर्ष घटाया जाए और शेष को 18 से विभाजित किया जाए, तो मदन के पोते नमन की वर्तमान आयु प्राप्त की गई है। यदि मदन एवं नमन की आयु का योग 114 वर्ष है, तो मदन की आयु ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है वैसे करते चलते हैं हम। मदन की आयु से 19 घटाया गया और फिर कितने से भाग दे दिया 18 से विभाजित कर दिया, तो क्या नमन की आयु निकल के आ गई। ये हो गया। इसे हम थोड़ा सा सोल्व कर लें तो m - 19 = 18 n, तो m = -18 n = 90। और आगे क्या दिया है, ये इक्वेशन 1 बोल दूं मैं। दूसरी इक्वेशन बन रही है कि मदन और नमन की आयु का योग कितना है 114। ये इक्वेशन सेकेंड है। हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आयु यहाँ पे लिखी हुई है m - 18 n = 90 माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कट गया। नमन कितना आ गया 19 n = ये हो जाएगा 95, तो n = कितना हो रहा है 5। तो नमन की आयु कितनी हो गई, नमन की आयु 5 हो गई। हमसे मदन की पूछी है, तो मदन + 5 = 114, m = कितना हो जाए 109। तो ये आपके ऑप्शन में है आंसर, आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 9 महीने के लिए 18% प्रतिवर्ष पर 1800 रुपए के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का। अमाउंट मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये हमारे पास फार्मूला है। मूलधन आपके पास कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है आपके पास 1800 रुपये। दर कितनी दी है आपको 18% दी है। और समय कितना दिया है, समय दिया है आपको 9 महीने दिए हैं। याद रखिएगा कितने दिए, महीने दिए। और ये हमारा यहाँ पे समय होता है साल में। अब साल में 9 महीने दिए हैं, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 9/12 हमें लिखना होगा। 100 हमारा फॉर्मूले में है, ठीक है। अब बस इसे कट कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा 9 में 81 दिया 243। तो देख रहे हो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल से फॉर्मूले लगाने, ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्या दे रखा है 18 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा था। अब पिता अपने पुत्र से केवल 2 गुना बड़ा है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो हम इसमें पुत्र को s लिखते हैं। हम मान लेते हैं कि s की आयु कितनी है x है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो गया, वर्तमान आयु फादर कितनी होगी 2x होगी। अब 18 साल पहले की बात कर रहा है, तो x में से 18 घटाएंगे, तो 18 साल पहले हम बात करें तो सन की एज कितनी हो जाएगी x - 18,
और पिता की एज कितनी हो जाएगी 2x माइनस 18 साल पहले की। और 18 साल पहले की कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि जो फादर की एज है वो अपने पुत्र की एज से कितना था 3 गुना था। फादर की एज कितनी 18 साल पहले 2x माइनस 18 ये 3। एस की एज 18 साल पहले कितनी थी x माइनस 18। इसे हम सोल्व करेंगे 2x माइनस 18 3x इज इक्वल टू ये हो गया 18 थिया 54। अब ये 54 इस साइड आ जाएगा 3x माइनस 2x तो 54 में से 18 गए तो कितना है 36 और ये x। तो वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई 36 हो गई और पिता की वर्तमान आयु 2 गुना ज्यादा 72। तो इनका योग कितना हो गया 108। ये आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मिक्सचर का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो एज वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 लीटर चीनी युक्त विलयन में 25% चीनी है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए विलयन में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन होता है। प्रतिशत वाले में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए टोटल प्रतिशत पहले स्टार्टिंग में कितना होगा 100%। इसमें से हमें क्या बोला है 25% क्या है इसमें 4 लीटर चीनी युक्त विलयन में 4 लीटर मतलब कितना हो गया 4 मतलब हो गया 100 है ना, यही हम बोलेंगे 4 पूरा पूरा कितना है 100% है। तो उसमें 25% कितनी है चीनी है, तो बाकी का बचा 75% क्या होगा वाटर होगा, ये चीनी होगी। तो चीनी 25% है तो 4 का 25% कितना हुआ 1 और 75% कितना हुआ 3 और 1 4 हो रहे। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है 1 लीटर उसमें क्या मिलाया जाता है 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है। क्या मिला रहे हैं हम पानी मिला रहे हैं, तो अब पानी कितना हो गया 4 लीटर और ये कितना हो गया 1 लीटर। तो अब टोटल हमारा विलियन कितना हो गया 5 लीटर हो गया। और उसमें वो हमसे किसका पूछ रहा है चीनी का पूछ रहा है, चीनी का प्रतिशत कितना है, तो चीनी कितनी है 1/5, हम यही करते हैं 100 तो 20%। तो चीनी कितनी आ गई 20% आ गई। क्वेश्चन में समझ में आया क्या किया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ भाई साहब। 4 लीटर हमारे पास स्टार्टिंग में था, 4 लीटर को हम कितना बोलेंगे 100%, उसमें से 25% चीनी थी और 75% पानी था। तो चीनी कितनी थी 1 लीटर, हमने 25% मतलब कि ये यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा 25। हमें इससे पता चला कि हमारा कितना है चीनी कितनी है 1 लीटर है और वाटर कितना है 3 लीटर है। अब उसमें 1 लीटर वाटर मिला गया तो कितना हो गया 4 और 1 लीटर तो चीनी थी वो तो कम ज़्यादा नहीं होगी। तो टोटल विलियन हो गया हमारे 5। हम यहाँ पे कुल लिखते हैं और जिसका परसेंटेज पूछा गया है उसे वो ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो इस तरह से 20% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें मिश्रण वाले में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं है ना, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास पाइप ए 3 घंटे में एक टैंक को भर सकता है जबकि पाइप बी को 6 घंटे और पाइप सी को 18 घंटे लगते हैं। यदि सभी पाइप खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एक टैंक ए है वो कितने घंटे में भर देता है 3 घंटे में। एक टैंक एक नल बी है जो कितने घंटे में भर देता है 6 घंटे में। एक नल सी है ये 18 घंटे में भर देता है। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम आ गया 18। तो एक ही कैपेसिटी कितनी है, एक ही इफिशियंसी कितनी है, तो भाई वो 18 लीटर को किस हिसाब से भर रहा है, इसकी इफिशियंसी 18 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6। बी की इफिशियंसी कितनी है 2 और सी की इफिशियंसी ओनली फॉर 1 है। टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई 6 7 8 9। तो यदि ये तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं 6 18 होगा, हाँ तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना टाइम लगेगा
18/10, तो 18/10 क्या हो गया 9.5, और इसे हम लिख सकते हैं 1/4/9, इतने घंटे लगेंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्या दे रखा है? माल इस प्रकार से बेचा गया कि विक्रय मूल्य में जब 2% की कमी की गई तो 40% का लाभ होता है। लागत मूल्य में विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत वाला सवाल है। प्रतिशत वाले सवाल में हमें क्या करना है? माल इस प्रकार बेचा गया कि विक्रय मूल्य में जब 2% की कमी की गई तो 40% का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 40%। 40% को हम 40/100 लिख सकते हैं। नीचे हमारा हमेशा क्या होता है? सीपी होता है। ये हमारा क्या होता है? ऊपर ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो टोटल हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो 140 हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसमें क्या किया गया है? इस माल को इस प्रकार बेचा गया है कि विक्रय मूल्य में जब 2% की कमी की जाए, ठीक है। तो 140 का 2% कितना होता है? 2.8। तो सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगा? 140 प्लस 2.8, तो 142.8, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस हो गया। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था? 100 रुपए। देखो कॉस्ट प्राइस कभी भी चेंज नहीं होता है, इसका ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया? 42.8। तो 42.8% कितना हो गया? 42.8%। लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक था? 42.8%। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नल ए 4 घंटे में एक टैंक को भरता है, नल बी उसी टैंक को 6 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक अब कितनी देर में भराएगा? इसमें कुछ नहीं है, सेम वैसे ही करना है। ए कितने घंटे में भर रहा है? 4 घंटे में। बी कितने घंटे में खाली कर रहा है? खाली कर रहा है, इसलिए हम -6 ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ए की इफिशियंसी हम बात करें तो कितनी हो रही है? 3 हो रही है। और बी की इफिशियंसी की बात करें तो -2। टोटल इफिशियंसी कितनी हो रही है? 1 हो रही है। यदि दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो 12/1, तो 12 घंटे। कितने लगेंगे आपको? 12 घंटे लगेंगे। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है। जो नल खाली कर रहा है, टैंक को भरने की जगह खाली कर रहा था, उसे हमने माइनस ले लिया, तो इफिशियंसी हमारे माइनस में आई। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा? 1 आएगा। और ये हमारी टोटल एफिशिएंसी हो गई दोनों नलों को एक साथ खोलने पर, कि एक खाली कर रहा है और एक भर रहा है, ठीक है। तो कितने टोटल टाइम कितना लगेगा? 12 घंटे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इजिकल टू आपको कितना दे रखा है? 16/25। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr1² अपॉन πr2², ठीक है। पाई से पाई कट गया, तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये r1 बराबर r2, दोनों के ऊपर से स्क्वायर हट गया, ठीक है। तो r1 अपन r2 कितना हो गया? 4:5 हो गया। और यही हमारी क्या होगा? परिधि, क्योंकि परिधि हमारी क्या होती है? πr1 होती है। πr1 इजिकल टू πr2, दोनों तरफ पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, पाई से पाई कट जाएगा। तो आपका रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? परिधि का रेशियो भी 4:5, ओके। 4:5 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? 10 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? अब यहाँ पे यदि हम 20%
की वृद्धि कर रहे हैं, 10 संख्याओं का औसत कितना है 45 है, ठीक है। यदि प्रत्येक में वृद्धि कर रहे हैं तो आखिर में जाके औसत में भी वृद्धि हो जाएगी, तो क्यों ना हम डायरेक्ट औसत में वृद्धि कर दें, 20% की वृद्धि कर देंगे, तो 45 मल्टीप्लाई 20, हम इसका परसेंट निकाल लेते हैं, 45 का 20% कितना होगा 9 होगा। पहले 45 था एवरेज, 9% 20% वृद्धि, मतलब 45 का 20% कितना हुआ 9 हुआ, तो टोटल वृद्धि, तो टोटल कितनी हो गया 54, यही आपका आंसर होगा। देखा क्या किया हमने डायरेक्ट औसत में 20% की वृद्धि कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग शिक्षक तथा 10 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो 2 वर्ष कम हो जाता है। वर्ग शिक्षक की आयु क्या है? मैं आपको शॉर्टकट की तरफ जाने का नहीं बोलूंगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। क्या है, 10 कितने हैं, 10 स्टूडेंट है और एक टीचर है, तो टोटल कितने हो गए 11 हो गए। इनका औसत कितना है 25 है, तो 10s प्लस टीचर इजिकल टू 25 का ये 11 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कितना होगा 275। अब इसमें से क्या बोल रहे हैं, एक वर्ग में शिक्षक तथा 10 छात्रों का औसत 25 वर्ष है ना। यदि वर्ग शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो 2 वर्ष कम हो जाती है। 10 कितना हो जाता है, ये कितना हो गया 10, तो 23 हो गया, तो 10th स्टूडेंट कितने हो गए 230 हो गए। यदि मैं यहाँ पे 230 यहाँ लिख दूँ, प्लस टी इजिकल टू 275, तो टी इजिकल टू 275 माइनस 230, तो टीचर की एज कितनी हो गई 45। देखा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था हमें, 10 स्टूडेंट और टीचर की एज का रेशियो दे रखा था 25, तो इन सबको मिला के 11 हो रहे थे, तो हमने एक इक्वेशन यहाँ से बना ली। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन गई कि बच्चों की कितनी हो गई है, यदि टीचर को हटा दे रहे हैं तो 10 बच्चे बचे हैं, उनकी एज औसत एज कितनी हो रही है 23 हो रही है, तो टोटल 10 बच्चों की हमारे पास एज आ गई 230। इसे हमने यहाँ पे रखा और यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे पास टीचर की एज आ गई। क्वेश्चन छोटे हैं पर बस आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक रिक्शे को 2640 रुपए में बेचने पर संजय को 12% की हानि हुई। यदि वे 12% लाभ प्राप्त करना चाहता तो उसे उस रिक्शे को कितने में बेचना चाहिए था। हमने पहले भी कहा है कितना है 12%, 12% की हानि हुई, तो उसके पास टोटल कितना था 100। हमने कहा नीचे देखो 12% को हम 12% को क्या लिख सकते हैं, 12% को हमेशा आप लिख लिया करो 12/10। ये ऊपर ये क्या हो गया लॉस हो गया है, ठीक है। यहाँ ये क्या है कॉस्ट प्राइस है सीपी, तो ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 12 का लॉस हुआ है 100 में से, तो 88 क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। अब वो हमें क्या बोल रहा है, बल्कि हमें 18 तो हमारा एक रिक्शे को 240 88 में तो नहीं बेचा गया, कितने में बेचा गया है 2640 में। कितने टाइम हो गया ये, इससे ये 80 का इसमें हम डिवाइड 88 का डिवाइड दे दें तो ये आ जाएगा 30। ओके, तो कॉस्ट प्राइस भी 100 ना होके कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 30, तो कितना हो जाएगा 3000। अब 3000 हमारा कॉस्ट प्राइस है, इस पे हमें क्या चाहिए 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो हमें कितना में बेचना होगा 12% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो 360 रुपये ज्यादा में बेचना होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस है 360, तो 33, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने 12% का लॉस हुआ था, तो 12% को हम कैसे लिख सकते हैं 12/100। नीचे हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर जो होता है या तो वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अभी लॉस दिया है तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, और 12 का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 88 होगा। अब सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ था 88 ना, देखिए कितना दिया था
2640 दिया था। अब तो ये 88 से कितना टाइम्स है, ये 30 टाइम्स है, तो ये कॉस्ट प्राइस का कितना हो गया, 30 टाइम 3000 हो गया। और हमें इस पे 3000 पे कितना चाहिए, 12% प्रॉफिट चाहिए, तो 3000 का 12% 360 होता है। तो ये टोटल हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए कि हमें 12% का प्रॉफिट हो जाए, 3360। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा है, बस इसे पढ़िएगा। एक कॉलेज में 1000 छात्रों के लिए एक पुस्तकालय का निर्माण कराना चाहता था। इसे निर्माण कराने की राशि एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में छात्रों से एकत्र की जानी थी। प्रत्येक लड़के और लड़की को कॉलेज में उनके कुल संख्या के बराबर राशि का योगदान करना आवश्यक है। सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनुदान महाविद्यालय द्वारा योगदान की गई आधे राशि के बराबर है। यदि कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:4 है तो पुस्तकालय बनाने के लिए कितने रुपए उपलब्ध हैं। आपको ये सब दिया हुआ है, अब हम एक एक करके लिखते चलते हैं। टोटल कितने छात्र हैं, 1000 छात्र हैं, हमें दिया हुआ है। इसमें रेशियो क्या है, 6:4 इक्वल टू, तो हम 6:4 मतलब टोटल 10, तो कितने हो गए, 6 क्या है बॉय हैं और 40 क्या है, 6:4 बॉयज रेशियो गर्ल्स दे रखा है। तो हमारे यहाँ पे बॉयज की संख्या कितनी आ जाएगी, 600 प्लस गर्ल्स की आ जाएगी 400। अब यदि बॉयज 600 हैं तो हमें क्या बोला है, जो जितने हैं उनके बराबर है ना, बॉयज को बॉयज के बराबर पैसे देने हैं और गर्ल्स को गर्ल्स के बराबर पैसे देने हैं। तो बॉयज कितने देंगे, 600 मल्टीप्लाई 600, क्योंकि पर व्यक्ति 100 रुपीज देगा, प्लस कितना हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 400, तो ये 3600, 3,60,000, 1,20,000 गर्ल्स देंगी, चारसौ को 16, सॉरी, तो टोटल अमाउंट जो कॉलेज दे रहा है वो कितना दे रहा है, 5,20,000, और इसका हाफ कौन दे रहा है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 2,60,000। ये कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, तो टोटल कितना हो गया 7,800। क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और करते जाना है। देखो 1,000 छात्र हैं और पुस्तकालय निर्माण, इसमें निर्माण कराने की राशि का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में छात्रों से एकत्रित की जानी है। प्रत्येक लड़के और लड़की को कॉलेज में उनकी कुल संख्या के बराबर राशि प्रदान की जानी है। हमें 1000 छात्र दिए थे, उनका रेशियो दे रखा था, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 6:4 है, तो ये हुआ 10। तो यदि हम इनमें संख्याएं निकालें तो हम इजीली निकाल सकते हैं, 600 लड़के हैं और 400 क्या है, लड़की है। तो लड़कों को लड़कों के बराबर पैसे देना है, लड़कियों को लड़कियों के बराबर पैसे देना है। तो 600 मल्टीप्लाई 600, तो ये 3,60,000 हो गए, 400 गुणे 400, तो ये 1,60,000 हो गए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5,20,000। ये कौन दे रहा है, ये कॉलेज की तरफ से बच्चे दे रहे हैं, और कॉलेज अपनी तरफ से, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कितना, इस फंड का हाफ दे रही है। तो इस फंड का हाफ कितना हुआ, 2,60,000, इनका सम कर दिया। तो टोटल अब विद्यालय पुस्तकालय बनाने के लिए इनके पास कितने राशि, ये आपको निकल के आएगी। क्वेश्चन बड़ा होने से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हो जाता है, जो सीक्वेंस दिया गया है बस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और सीक्वेंस को फॉलो करते जाइए। यहाँ पे बस एक ही बात समझनी थी आपको कि जितने छात्र हैं और जितनी छात्राएं हैं वो अपने अपनी क्वांटिटी के पैसे देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 20 टेलीविजन की लागत मूल्य 16 टेलीविजन के बिक्री मूल्य के समान है, लाभ का प्रतिशत निकालिए। क्या दे रखा है आपको कि 20 टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 16 टेलीविजन के कॉस्ट के प्राइस के। तो यहां से हम सीपी अपन एसपी अपन सीपी हमारा निकल गया, कितना आ गया, 20:16, तो ये 5/4, 4 क्या हो गया, सीपी हो गया, और 5 ये क्या हो गया, एसपी हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, तो 1/4। तो टोटल परसेंटेज की हम बात करें, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। हमें जो दे रखा था हमने वो लिख लिया, 20 टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर है, 16
टेलीविजन के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस हमने निकाला, तो हमने देखा कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है वो तो हमेशा फिक्स होता है। अब प्रॉफिट कितना, देखो कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इजकल मल्टीप्लाई, ये 100 है सॉरी है ना, ध्यान रखिएगा, तो 25%। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी हो जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखो कांस्टेबल में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन पिछली बार बस क्वेश्चनों का नंबर चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे, बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से आपके सामने आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 mm त्रिज्या वाली एक बेलनाकार तार की लंबाई क्या होगी जिसमें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले से निकाला जा सकता है। 3 mm त्रिज्या वाले एक बेलनाकार तार की लंबाई क्या होगी जिसे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले से निकाला जा सकता है। आपको क्या दे रखा है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और एक क्या है, स्फीयर है। जो हमारा तार होता है वो कैसा होता है, सिलेंडर साइज का होता है, और गोला स्फीयर, ठीक है। तो हमें पता है कि स्फीयर से हमें तार बनाना है, तो इनका वॉल्यूम तो हमेशा सेम ही होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर h इज इक्वल टू 4/3 पाई r2q, ऐसे ये कट गया, ओके। तो आपके पास h इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/3 r2 का क्यूब अपॉन r1 का स्क्वायर। तो 4/3 आपको ये r3 का स्क्वायर क्या दे रखा है, आपको 21 सेंटीमीटर दे रखा है। मैं इसे mm में कन्वर्ट कर लूँ तो 210 मल्टीप्लाई 210 मल्टीप्लाई 210, क्योंकि कट करना है, और ये कितना है 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 3 से 21 70, 3 से 21 70, 3 से 70, 7 का क्यूब कितना होता है 343, और उसमें 30 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ये किस में निकला, mm में, मीटर में निकालना होगा तो हम कितने का 1000 का डिवाइड कर देंगे। इस बात का यूनिट का बहुत ख्याल रखिएगा। तो 1372 मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। हमें क्या दे रखा था कि एक स्फीयर से हमें तार बनाना है, तो उसमें हमें रेडियस बतानी थी, हमें तार की लंबाई बतानी थी कि कितना तार लंबा हो जाएगा। h मतलब हाइट होती है, हाइट मतलब लंबाई, ठीक है, तार की, यही हम बात कर रहे थे। तो हमें पता है कि इसका जितना वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, तार स्फीयर को पिघलाकर खींचकर हम बेलन बना रहे हैं, तार बना रहे हैं, तो उससे उसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हमने वॉल्यूम को, दोनों के वॉल्यूम को बराबर रखा और उससे हमें h मिल गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, एक घड़ी की 7 इंच लंबी घंटे की सुई को 6 AM से 8 PM तक जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी। आपको पता है ये घड़ी है, ठीक है, ये 300, ये कहाँ पर है अभी घंटे की सुई 6 AM पर है, और उसे 8 PM, ध्यान रखिएगा AM और PM का ध्यान रखिएगा। इसका मीनिंग क्या है कि आपके घंटे की सुई पूरा एक राउंड लगाकर कहां पर आ गई है, 8 पे आ गई है। तो इसने कितना टोटल कितने घंटे इसने कवर किए, ये 12 घंटे तो यहाँ हो गए, 12 के बाद ये 2 घंटे और 12 + 2, तो टोटल उसने 14 घंटे कवर किए। एक घंटे में घड़ी, पूरे 12 घंटे में घड़ी कितने का कोण बनाती है आपको पता है, 360 का, एक पूरा राउंड 360 का होता है, ये 12 घंटे में होता है, तो पर घंटे हम निकाल लेते हैं। तो पर घंटे कितने आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो 14 × 30 कितना होता है 420, ठीक है, 14 × 42, 420 डिग्री का टोटल उसने कोण बनाया होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। ये आपकी चली गई दूरी होती है, जब भी हमें दूरी निकालनी होती है सुई की, तो कोण कितना है 420 डिग्री है, मल्टीप्लाई त्रिज्या कितनी है 7 इंच दी हुई है,
आपको पता है हम ये डिग्री में नहीं रख सकते, हमें क्या रखना होगा, इसको रेडियन में रखना होगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 7, पाई की वैल्यू रख दीजिए 420 गुणित 22/7 और आपको 180 पहले से दिया हुआ था। इन सबको कट करिए, ये 7 से 7 कट हो गया, ठीक है, ये 11 आ गया, ये कितना 3 आ गया, 11 का सॉरी ये कितना आ गया 9 आ गया, 9 ये 3 से कटेगा, ये 3 आएगा, ये कटा कितना आया 9 से कटा 3 से कटा सॉरी 1 और 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 14 एकम 14 की 4 हासिल आया 1, 14 और 4 डिवाइड बाई 3, इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा 51.33। ये आपका आंसर हो गया है, इतने इंच टोटल घड़ी की सुई ने कवर किया होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है आपको कमल और बीमल की आयु 3:5 के अनुपात में है, 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो बीमल की वर्तमान आयु बताइए। क्वेश्चन में जैसा दिया गया है वैसा बस करते जाना है। क्या बोला है, कमल और बीमल की आयु का अनुपात कितना है 3:5 है। यहां से एक समीकरण बन जाएगा। आपको किसकी आयु पूछी, बीमल की, तो बीमल इजिकल टू कितना लिख सकते हैं हम 5/3 कमल, और आगे क्या दिया हुआ है, कमल और इनकी 9 आयु के बाद 9 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, तो 9 साल के बाद बोला है तो हम ऐड कर देंगे आयु को, 3:4 हो जाता है। तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा आपके पास 4k + 9 इजिकल टू 3b + 9। आपको क्या करना है, सॉरी ये v नहीं, हम k की निकाल लेते हैं क्योंकि हमें कमल की इसमें फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारे पास b की आ जाएगी, तो 3/5 v होता है, k की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, तो 4 3/5 v + 9 इजिकल टू 3b + 9। इसे हम सॉल्व करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई किया 4 3 12 v/5 प्लस 9 चुकू 36 इजिकल टू 3b प्लस 9 3 27, ये 27 को इधर लेके आ रहा हूँ, इसे उधर लेके जा रहा हूँ, 36 - 27 इजिकल टू 3b - 12b/5। इसे सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 16 में से 7 गए तो 9, ठीक है, ये माइनस का हो गया 5 3 15v - 12v/5। हमने आगे सॉल्व किया तो कितना हो गया 9 इजिकल टू 3v/5, ये घटा 5 3 15, तो v इजिकल टू 15 ईयर। तो बीमल की आयु कितनी हो गई है 15 ईयर आपके पास आ गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, जोशी और सेबेस्टियन की आयु 3:4 के अनुपात में। जो को मैं जे लिख लेता हूं और सेबेस्टियन को एस लिख लेता हूं। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है 3:4 दिया है, और आपको क्या बोला है, यदि 16 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाए, कितने वर्षों के बाद, 16 साल के बाद। सेम वैसा का वैसी क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस थोड़ा सा नाम और आयु रेशियो अलग कर दिया है, बाकी क्वेश्चन वही है। किसका पूछा है आपसे, जोशी का पूछा है, तो जे इजिकल टू कितना हो जाएगा 3/4 एस, यहाँ पे भी फिर से वही करेंगे 6j + 16। देखो आपको लग रहा होगा कि ये लॉन्ग मेथड है, पर लॉन्ग मेथड की इसमें कोई बात नहीं है। देखो क्वेश्चन सीधा सा है, ज़्यादा उलझने की, इतना आप शॉर्ट ट्रिक याद ही नहीं रख पाओगे तो इसका फायदा ही क्या। सॉरी जोशी की पूछी है ना, जोशी की वर्तमान आयु याद कीजिए, तो हम सेबेस्टियन के बारे में लिख देते हैं। सेबेस्टियन इजिकल टू 4/3 जे, तो यहाँ तो j + 16 5 4/3 j + 16, तो ये 6j हो गया, प्लस 16 96 प्लस 5 को 20
जे अपॉन 3 प्लस 16 पंजे 80, वापस से वही 96 माइनस 80 इजिकल टू 20 जे अपॉन 3 माइनस 6 जे। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो 96 में से 80 गए तो कितना आया 16 इजिकल टू ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 20 जे माइनस 6 3 18 जे अपॉन 3 तो 16 इजिकल टू 2 जे अपॉन 3, ये 2 से ये कटा कितना आया 8, तो जे इजिकल टू 8 3 24 ईयर। तो जोश की आयु क्या होगी, जोशी की आयु हो गई है 24 ईयर। ये आपको आंसर में भी दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में देखो शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन इतना सोचोगे करोगे इतने देर में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसा दिया गया है फटाफट कर सकते हो। आपको बहुत बार कंफ्यूजन में बता रहा हूँ कि इसमें सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता बच्चों का, क्योंकि बच्चे शॉर्ट ट्रिक में अटके रहते हैं। इतने छोटे क्वेश्चन हैं, आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा बढ़ाइए, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन को थोड़ा सा इंप्रूव किए। बहुत जल्दी से ही आप ये क्वेश्चनों को जितनी जल्दी शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे उससे ज़्यादा जल्दी से इन्हें कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी नहीं है और ना ही कोई उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक लगाना है। ओनली वो सीधा सीधा जो दिया है वही लिखना है। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पार्टी में जहाँ 200 अतिथि थे, 60% ने शाकाहारी भोजन किया, 50% ने मांसाहारी भोजन किया, 30% अतिथियों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन किए। पार्टी में कितने लोगों ने भोजन नहीं किया, आपको ये बताना है। ये मिश्रण का क्वेश्चन है। मिश्रण में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अलग अलग तरीके से। आपको सबसे पहले क्या करना है कि कितने लोग दिए 200, इसमें हम निकाल लेते हैं वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन कितने हैं 60%, नॉन वेजिटेरियन खाना जिन्होंने खाया वो 50% है, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों जिसने खाया वो कितने हैं 30% है। तो 60%, 200 का 60% कितना होता है 200 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100, तो ये होता है 120। यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन 50% है तो ये कितना होगा 50%, ये होगा 100। और 30% की बात करें 200 का 60। अब आप देख सकते हैं कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ये टोटल कितने हो गए 220, इनको ऐड किया तो कितने हो गए 220 हो गए। अब देखो जिनने वेजिटेरियन खाया है वो वेजिटेरियन के अंदर भी गिनाया है, वो 120 में भी है, और नॉन वेजिटेरियन जो है वो भी इस 60 में आते हैं। इसका मतलब है यदि हम ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाले हटा दें तो फिर सिर्फ कितने लोग रहेंगे जिन्होंने खाना खाया है। तो ये -60 हमने किया तो ये कितना आ गया 180 लोग। तो कितना आ गया 160, ठीक है, कितना आ गया 160। तो ये कौन लोग हो गए जिन्होंने खाना खाया है, ठीक, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के अंदर भी थे इसलिए हमने इसे माइनस कर दिया, हमारे पास 160 आ गया। तो 200 में से 160 को हम घटाएंगे तो कितने लोग आ जाएंगे 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया है। तो देखा इसमें आपको क्या करना है, आपको टोटल सभी के परसेंटेज निकाल लेना है, सभी के मेंबर निकाल लेना है, टोटल कितने मेंबर है जो दोनों में गिना रहे हैं उन्हें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्या दिया हुआ है, यदि राम और सेम की आयु का योग सेम और टॉम की आयु से 12 वर्ष अधिक है तो टॉम और राम से कितना वर्ष छोटा है। अब ये क्वेश्चन में जो दिया है आपको सेम बेसिक करते जाना है। क्या बोला है, राम और सेम, राम को आर बोला मैंने, सेम को एस, की आयु का योग सेम और टॉम से कितना अधिक है 12 वर्ष अधिक है। तो ठीक है, इसे हमने सॉल्व किया तो राम इजिकल टू क्या आ गया टॉम प्लस 12, मतलब राम की आयु टॉम से कितने हैं 12 वर्ष अधिक है, तो टॉम की आयु कितनी हो गई राम की आयु से 12 वर्ष छोटी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा 12। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है, समझना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ये सही रही तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, है ना। जैसा दिया गया था क्वेश्चन में हमने वैसा किया, आपने देखा कितना छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, दो कारें एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करती है। यदि एक उत्तर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे और अन्य दक्षिण की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो दोनों कारों को 405 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। आपको क्या बोला है कि दो कारें एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है, एक उत्तर की दिशा में चलती है और दूसरी किस दिशा में जा रही है
दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ये कितने से जा रही है, 75 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इनकी जो गाड़ी की स्पीड होगी वो कैसी हो जाएगी, इनका सम हो जाएगी। 60 + 75, इनके दूर जाने की स्पीड कितनी हो जाएगी, 135 किलोमीटर पर आवर, और इन्हें दूर कितना जाना है, 405। तो टोटल लगा हुआ समय 405/135। इसे हमने कट किया, ये दोनों 3 से कट जाएंगे। हाँ, 135, 45 दिया, 135। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 3 घंटे। 3 आवर्स में 3 घंटे में ये एक 405 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपको औसत निकालना है। आपको नंबर दिए हुए हैं 7। मैं इनको सम करते जाता हूँ। 7 + 21 + 43 + 61 + 82 + 74/6। इन्हें करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18 की 8, हासिल आया 1। जो हासिल में आया था उसे इसमें जोड़ दिया, तो ये हो गया कितना, 8 हो गया। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, 27 28, 28/6। अब इसे 6 से सीधा कट कर दो, 6 चुकू 24 बजे 4, 6 36, 6 7 6 8 48। तो औसत कितना आ गया, 48। इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये वैसे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे आ गया तो हम सॉल्व कर लेते हैं। एक आदमी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर चलता है, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हम वैसा कर लेते हैं। दक्षिण से में ये दक्षिण हो गया, ये कितना चला, वो 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कहा है आपसे कि वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो इसका दाहिना इस साइड होगा। ये चला, ये कितना चला, 3 किलोमीटर चला। अब आगे क्या बोल रहा है, फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो ये बाईं ओर मुड़कर ये 4 किलोमीटर चला। फिर यहाँ से फिर वह एक बार 22 किलोमीटर लेता है, इसका बायां इस बार इस साइड है, और यहाँ पे वो कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो हमें क्या बताना है कि अपने आरंभ बिंदु से समापन बिंदु के बीच उसने कितनी दूरी तय की। तो समापन बिंदु ये है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई, ये 4 है तो ये भी 4 हो गई। तो टोटल उसने कितनी दूरी चेक कर ली होगी, 9 किलोमीटर। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। हम रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको कुछ ही समय में स्टार्ट करवा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी एक कार्य को, एक हिस्से को क्रम से 12 दिन में और 16 दिन में एक करते हैं। सीधा सा है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर रखा है। ए और बी है, ए एक उस काम को 12 दिन में करता है, उसी काम को बी कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में करता है। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। अब दोनों साथ मिलकर 3 दिनों तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है। तो इसकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ए की इफिशियंसी कितनी है, 4 हो गई, 12 48 और 16 48, तो 4 3 7। ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो उनकी इफिशियंसी कितनी होगी, 7 होगी। तो ये कितने दिन काम करते हैं, 7 + 3 डे ये काम करते हैं। तो कितने टोटल इन्होंने कितना काम कर लिया, काम का 21 हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। तो 48 में से 21 हिस्सा कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा है, 7 27। अब हमें ओनली फॉर कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, तो बी का इसमें डिवाइड दे देंगे, बी की इफिशियंसी का। तो बी के द्वारा किया गया काम 9 डे में पूरा बी आगे का काम 9 दिन में खत्म कर देगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, 5 1 - x + 3 ब्रैकेट के अंदर 1 + x ब्रैकेट क्लोज 1 - 2x = 8। ठीक है, अब इसे हम हिट एंड ट्राई रन मेथड से पहले भी हमने करके देखा है, उससे हम करें तो ज़्यादा जल्दी हम क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, = 8 दे रखा है, यहाँ पे ऐसा x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि हमें 8 मिल जाए। तो हम देखेंगे कि हम
बड़ा नंबर यदि रखते हैं तो हमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में नंबर है। हम सबसे छोटे नंबर 0 और 2 को रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 0 को रख के देखते हैं। 5 1 माइनस 0 प्लस 3 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0। तो ये हो गया, ये तो 1 हो गया। 5 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3 1, ये 2 का, तो ये तो 0 हो गया। तो ये 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8 आ गया, जो कि राइट हैंड। तो हमारे पहले ही हिट एंड रन में ये आंसर आ गया, x इजिकल टू 0। ठीक है, इसकी मैं लॉन्ग मेथड भी बता सकता हूं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सबसे अच्छी मेथड यही होती है अलजेब्रा के सारे क्वेश्चनों को आप x की वैल्यू रख के करिएगा, बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। घात और घातांक 1/3 की पावर आपको कितने दिए, 5 भागित 1/3 की पावर m इजिकल टू में आपको कितना मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, 1/3 की पावर -4 इजिकल टू 1। ठीक है, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। जब आधार समान हो और घाते, तो क्या होगा, घाते क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 5 माइनस m मल्टीप्लाई 1/3 की पावर -1/4। अब जब बेस समान हो और मल्टीप्लाई में हो तो घाते क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो 5 माइनस m प्लस -4, तो 1/3 5 माइनस m -4, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो 1/3 की पावर 1 माइनस m। अब आपको इक्वल में क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। तो हमें पता है कि किसी की भी पावर यदि 0 हो, 1/3 की पावर 0 हो, तो वो कितना होता है, 1 होता है। किसी की भी पावर 0 1 होता है। तो हम यहाँ पे घातों को कंपेयर कर सकते हैं। 1 माइनस m इजिकल टू कितना, 0। तो m इजिकल टू क्या जाएगा, 1। ये आपका आंसर होगा। एक्सपोनेंट और पावर के सारे रूल आपको याद होने चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन आप इजीली कर सको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये रूट का क्वेश्चन है। आपको रूट में क्या दिया हुआ है, रूट 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। जब भी चीज़ें रूट से आती हैं तो इनकी पावर, या मैं बोलूँ रूट की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। रूट की पावर, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, अब पावर का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 4/2। तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो जाएगी। 2 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 प्लस वो मल्टीप्लाई 3 तरह का 9, 16 में की 144। तो आपका आंसर क्या आएगा, 144। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते थे। जब भी ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो ये यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 9 तो 144। ये इजी तरीके से हो जाएगा। मैंने बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया था कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन फटाफट करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। आप बस मेथड देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए किस तरह का आ रहा है। जो भी क्वेश्चन लेवल आपको नहीं बनता है उसकी मेथड आप देख सकते हैं। और जब हमें कम से कम 100 पेपर हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या के घन की इकाई का अंक 9 है तो इसके घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा। यह सीधा सा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको घन की इकाई, जैसे 1 का क्यू करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। 2 का क्यू करेंगे तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी आती है, 8 आती है। और 8 की जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आती है, 2 आती है। उसी तरह 3 की लास्ट डिजिट 7 आती है और 7 की लास्ट डिजिट क्या आती है, 3 आती है। बाकी सब सेम है ना। इसके बाद ये 4 अंकों के बाद बस इन 4 अंकों में आपको याद रखना है क्यू में कि 2 का स्क्वायर करते हैं, लास्ट में 2 डिजिट हो उसका क्यू किया जाता है तो लास्ट में 8 आता है। और किसी में लास्ट में 8 हो और उसका क्यू किया जाता है तो कितना आता है, 2 आता है। सेम 3 के साथ होता है, 3 के साथ 7 आता है और 7 के साथ 3 आता है। बाकी बचे 4, तो 4 का क्यू करने पर 4 ही आएगा, 5 का क्यू करने पर 5 ही आएगा, 6 का क्यू करने पर 6 ही आएगा और 9 का क्यू करने पर 9 ही आएगा। तो लास्ट डिजिट क्या होगी, 9 होगी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन है। सब दूर से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हो, कोई भी टॉपिक नहीं छूट रहा है, व्यापक कुछ भी नहीं छोड़ता है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a + b = 25 और ab = आपको
सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 225 दे रखा है। ठीक है, आपको ए भी निकालना है। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम लगा सकते हैं ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab, या आप सीधा सा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आप सीधा वैल्यू रख सकते हो, ये 25 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू आपको दिया है 225 प्लस 2ab, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस 225 इजिकल टू 2ab। तो 200, ये 600 में से 200 गए तो 400, 25 में 25 गए तो 0 इजिकल टू 2ab। अब ये 2 से ये कट गया तो ये आ गया 200 इजिकल टू ab। तो ab इजिकल टू कितना हो गया 200 हो गया। चलो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 1250 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाएंगे। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। आप तो सीधा फॉर्मूले में रखकर AP1 प्लस R/100 इजकल टू टी कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा कोई घुमा फिरा क्वेश्चन दिया नहीं है। आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1800 रुपये टोटल अमाउंट हो जाएगा। पहले अमाउंट कितना था 1250, आपको रेट निकालनी है, आपको समय दे रखा है 2। ठीक है, अब इसे आप कट करिए, (25) हो गया। 36/25 इजिकल टू 1 प्लस R/100 का कितना आ रहा है स्क्वायर आ रहा है। 36 6 का और 25 5 का क्या है स्क्वायर है, तो 1 प्लस R/100 स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों तरफ से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आएगा 6/5 इजिकल टू 1 प्लस R/100। तो R/100 इजिकल टू 6/5 माइनस 1, तो R/100 इजिकल टू 6 माइनस 5/5 हो जाएगा। ये 5 से ये कटा तो 20 आ गया, तो R इजिकल टू R/20, ये 6 में से ये 1 आ गया, तो R इजिकल टू कितना हो गया 20%। देखो कैलकुलेशन आपको कितनी समय लगेगा, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी फास्ट होगी तो आप फटाक से इन क्वेश्चनों को सीधे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैंने अभी तक जो जितना भी अनुभव किया है उसमें मैंने ये देखा है कि हम शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मेन भूल ही जाते हैं, और शॉर्ट ट्रिक भी आप जब एग्जाम में हम बैठने जाते हैं तो शॉर्ट ट्रिक याद ही नहीं आती। तो मैं इसलिए शॉर्ट ट्रिक पर नहीं जा रहा हूँ, पर आप बोलोगे तो हम शॉर्ट ट्रिक भी कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 36 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं की मध्य दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखो इसका क्षेत्रफल सीधा सा होता है, आपको समलंब चतुर्भुज ऐसा दिया हुआ है, उसका एक हिस्सा 64 है और दूसरा कितना है 36 है, और आपको उसकी हाइट दे रखी है कितनी 20। इसका सीधा सा फॉर्मूला आता है एरिया इजिकल टू 1/2 हाइट A प्लस बी, जो समांतर लाइनें होती हैं उनका योग, तो 1/2 गुणित 20 ब्रैकेट के अंदर 36 प्लस 64, तो ये हो गया, ये 20 ये कट गया, ये 10 आ गया, मल्टीप्लाई 36 और 64 कितना हो गया 100 हो गया, तो इसका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीधा सा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें ज़्यादा तो कुछ बताने और सोचने वाला है ही नहीं, बस फॉर्मूले बताने वाला है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए समलंब चतुर्भुज का। यदि एक बहुपद को x-2 से भाग देने पर x + 5 भागफल तथा 3 शेषफल बचता है तो बहुपद निकालिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको पता होगा, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और यहाँ पे नीचे बचता है शेषफल। इस चीज के बारे में आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे एक थ्योरम बनती है कि भाजक, जो भाजक है उसका यदि हम शेषफल में गुना कर दें भागफल में प्लस शेषफल, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है भाज्य। ठीक है, तो जो जो दिया है वो रख दीजिए, x-2 मल्टीप्लाई x + 5 और शेषफल कितना दिया है 3 दिया है, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया x² + 5x - 2x - 10 + 3, तो x² ये हो गया +3x, ये हो गया -7।
तो ये आपका आंसर होगा x² प्लस 3x माइनस 7, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्या दिया हुआ है, यदि एक आयत की आसन भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप बताना है। हमें क्या बताना है, परिमाप बताना है। सबसे पहले हम आयत बनाते हैं, हमें रेशियो क्या दे रखा है, 2:3, तो हमने देखो लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है तो 3x और ये 2x, आप किसी को भी मान सकते हो, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई इजिकल टू क्षेत्रफल होता है, तो 3x मल्टीप्लाई 2x इजिकल टू हमें कितना दे रखा है 96, तो ये हो गया 6x², 3 दूनी 6, x² इजिकल टू 96, ये 6 से इसे कट किया तो 6 कम 6 और 6 36, x² इजिकल टू 16, तो x इजिकल टू कितना आ गया 4 आ गया। आपको इसकी लेंथ पता चल गई होगी, इसकी होगी 4 3 12 और ये कितना होगा 4 दूनी 8, ठीक है। अब परिमाप कितना होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ, तो 2 लेंथ कितनी दी हुई है 12 प्लस विड्थ कितनी आई है 8, तो 2 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो गया 40, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 40 होगा। व्यापम में इसका आंसर गलत दे रखा था 60। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में, यदि एक घनाकार पानी की खुली टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 720 वर्ग मीटर है तो टंकी की क्षमता लीटर में कितनी होगी। आपको एक घन दिया हुआ है, अब आपको पता है घन की तीनों साइडें क्या होती है, बराबर होती हैं। अब उसने बोला ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, तो इसका बाकी का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने प्लेन है, यहाँ पे 5 प्लेन है। 1 प्लेन का स्क्वायर क्या एरिया क्या होता है, a² होता है, तो 5 प्लेनों का एरिया क्या होगा 5a² होगा, और ये 5a² हमें टोटल दे रखा है 720 के बराबर दे रखा है, तो a² इजिकल टू ए से कट किया तो 144 आ गया, तो a इजिकल टू कितना आ गया 12 आ गया, तो उसकी साइड कितनी है 12 है। अब हमें वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है a क्यू होता है, तो 12 का क्यू कितना होता है 728 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब है, ये किस में आया, मीटर में आया, हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो लीटर में कन्वर्ट करने की क्या करेंगे 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1.728 लीटर, इसका क्या होगा वॉल्यूम होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्या दे रखा है, यदि 5 प्रेक्षणों का औसत 22 है जहां इसके 4 प्रेक्षण 18 21 19 और 24 है तो 5वां प्रेक्षण निम्न होगा। तो इजी है, हमें बस औसत का फॉर्मूला लिखना है 18 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 24 और 5वें को x मान लिया, डिवाइड बाई 5 इजिकल टू कितना हो गया 22 हो गया। इनको सम किया तो 8 और 1 9 9 9 दूनी 18 18 4 22 की 2 हंसलाए 2 2 2 4 5 6 7 और 1 8 82 प्लस x हो गया, ये 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10 की 0 हंसलाए 1 5 दूनी 10 और 1 11, तो x इजिकल टू 110 माइनस 82, तो ये x इजिकल टू कितना हो जाएगा 100 में से 80 गए तो कितना बचा, ये हो गया 28, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपको बस अप्रोच सही रखनी है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागिएगा। यदि एक चतुर्भुज के में 3 कोण क्रम से 81 72 और 138 है तो चौथा कोण बचाना है। ये भी बहुत इजी है, चारों कोणों का योग कोण ए कोण प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। आपको 3 कोण दे रखे हैं 85 प्लस 72 प्लस 138, तो हम चौथा वाला आराम से निकाल सकते हैं 360, तो डी इजिकल टू कितना हो जाएगा 85 72 प्लस 130 5 और 2 7 14 15 हो गया 5 और 13 7 14 15 15 और 15 15 29, तो डेल्टा डी इजिकल टू 360 माइनस 295 और कोण डी कितना हो जाएगा 360 में से 95 को घटाएंगे तो 65 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसलिए मैं आप क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आप सारे फॉर्मूले याद कर सको।
एक त्रिभुज के क्षेत्रफल जिसका आधार 32 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी त्रिभुज का, 1/2 हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू एरिया। तो 1/2 हाइट कितनी हाइट हमें निकालनी है, आपको बेस दे रखा है 32 और ये 288, ठीक है। ये 2 से कटा ये 16, ठीक है। ये h इज इक्वल टू ये 16 से यदि हम इसे काटेंगे 16 कम 16, 16 दूनी तो 16 कम 16 बचा कितना 16, इसको कटाएंगे तो 128 बचा। 128 कितने बार में आएगा, 18 बार में। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। देखा कितना इजी क्वेश्चन है, कितनी जल्दी आप कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है, यदि इसकी भुजाएं 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो इसमें आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू विड्थ कितना होता है 400। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों को यदि दुगना कर दिया जाए, लेंथ को भी दुगना कर दिया और विड्थ को भी दुगना कर दिया, तो आपको बताना है कि आप क्षेत्रफल क्या होगा। तो पुराना क्षेत्रफल क्या था, तो ये मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई बी। तो एल मल्टीप्लाई बी आपको कितना दिया है 400 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 1600, ठीक है 1600 वर्ग मीटर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, संतोष ने एक फ्रीजर 9000 रुपये में खरीदा तथा 8100 रुपये में बेचने के लिए विवश हो गया, उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो बहुत इजी है, आपको 9000 का था और कितने में उसने बेचा है, 9000 का था और उसने बेचा है 8100 रुपये में, ठीक है। तो उसे कितने रुपए का लॉस हुआ है, 900 रुपये का लॉस हुआ है। आपको परसेंट में निकालना है, तो लॉस ऊपर आएगा, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगी, मल्टीप्लाई 100, तो ये 20 ये करा ये 9, तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई, 10% का लॉस हुआ या 10% की हानि हुई। तो ये आज के हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये मेरा अप्रोच पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहिए।